नमस्कार, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी जन्म कुंडली ले रहे हैं और उसका संपूर्ण फलादेश कर रहे हैं। और ये बहुत ही कम बार होता है कि बहुत ही अच्छी जन्म कुंडलियाँ आती है फलादेश करने के लिए। अच्छी जन्म कुंडली का मतलब कि वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हम किस योग को समझें, दोष को समझें, फलादेश को समझें और साथ में जन्म कुंडली में सभी चीज़ों का आकलन लें। जैसे कि जातक की मैरिज है, कर्म है और जातक के संतान है और उसके कर्म में आने वाली छोटी-मोटी घटनाएँ, सब चीज़ का आकलन लें। इस जो वीडियो होगा इसमें हम वैदिक ज्योतिष के अनुकूल इस जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे और इसमें हम D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट और D9 यानी नवमांस और D10 यानी दशमांश तीनों कुंडलियों को मिला के एक फलादेश करेंगे और साथ में विनाष्टक और सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा षडबल और दशाएं, हर वो चीज़ को आकलन लेंगे जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो संपूर्ण देखें और सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको फलादेश से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो मिलेंगे जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप लग्न कुंडली लग्नेश को जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि लग्न कुंडली में लग्न जो है वो तुला है। तुला लग्न के अंदर जो है वो राहु बैठा है। लग्न 18 डिग्री का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है। यानी कि स्वाति नक्षत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे राहु का ही ये नक्षत्र है स्वाति, और राहु लग्न में ही बैठा है। तो यानी कि राहु का इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी अधिपत्य होगा। यानी कि ये जातक जो है वो चतुर होगा, कलाकार होगा, होशियार होगा, लेकिन इसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं कठिनाई परेशानियों से जो है वो भरा हुआ होगा, क्योंकि राहु बहुत कुछ प्राप्त करने को और जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की चीज़ों को दिखाता है। इसलिए जातक कहीं ना कहीं परेशान रहता है, क्योंकि उसे हर चीज़ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो ये तो हर व्यक्ति की एक रुचि होती है, परंतु राहु की रुचि थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो चंद्रमा है, यानी कि कौन सी राशि है। तो चंद्रमा मेष राशि के अंदर बैठा है और चंद्रमा यहाँ पे भरणी नक्षत्र में है, जो यहाँ पे शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र 8वें घर में बैठा है, जो जन्म कुंडली का लग्नेश है। तो 8वें घर में जब शुक्र चला जाता है तो जातक को क्या होता है कि अचानक लाभ भी होते हैं और अचानक नुकसान भी होते हैं, क्योंकि 8वां घर क्या है, रिस्क का भी होता है, जल्दी धन प्राप्ति का भी है, साथ में कहीं ना कहीं आने वाले अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें और परेशानियां उनका भी है। कई बार व्यापारिक हानियां, घाटे भी हो जाते हैं। कई बार जातक जो हैं वो कुछ ऐसे कर्म भी कर लेता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है। तो यहाँ पे लग्नेश का 8वें घर में जाना उसकी हेल्थ के लिए भी कमजोरी लाता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है उसका जो नक्षत्र है, यानी कि इसका जातक का मन हमेशा ही थोड़ा सा डरपोक रहेगा, या कुछ न कुछ जो है वो थोड़ा भयभीत या चिंताओं में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे भरणी नक्षत्र में है और इसका मालिक शुक्र जो है वो 8वें घर में स्वराशि का है। तो यहाँ पे ये तो 8वां घर जो है वो चिंताओं को दिखाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले योग और दोषों के बारे में। हम यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए हैं, तो राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आने से काल सर्प दोष का निर्माण होता है, जो काफ़ी अशुभ होता है, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो जातक को इस काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए, या फिर नव नाग गायत्री मंत्र का जाप जरूर अवश्य करना चाहिए। यथासंभव राहु और केतु के बीज मंत्रों को समय समय पे जो है उनके उपाय, बीज मंत्रों को करते रहेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा। काल सर्प दोष इस जातक को सीमित कर देता है। काल सर्प दोष इस जातक को उठने नहीं देता है, क्योंकि इस जातक का लग्नेश अष्टम घर में है। जातक का लाभ का स्वामी जो है वो शुक्र सूर्य है, वो भी अष्टम घर में है। भाग्य स्वामी भी अष्टम घर में है। तो और फिर जातक के जो राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आने से जातक एक तरह से बंध चुका है, यानी कि आपको एक दौड़ में भागने के लिए खड़ा कर दिया है और पैर आपके बांध दिए हैं। तो अब कितना दौड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश, भागेश और आपका जो लाभेश है, तीनों को आप एकदम बांध दिया है 8वें घर के अंदर। तो यानी कि राहु केतु की ये जो आपका दोष बना, ये काफ़ी भारी हो गया। फिर जन्म कुंडली के अंदर मार्केश ग्रह है मंगल, एक अशुभ ग्रह होता है मंगल तुला लग्न के लिए, जो यहाँ पे दसम घर में नीचस्थ है। अब इसका नीच भंग भी जो है वो शनि बना नहीं पा रहा है,
क्योंकि शनि यहाँ पे कर्क राशि में है, जो यहाँ पे थोड़ा सा शुभ नहीं होता है। अब ये जो मंगल यहाँ पे नीच का है, यही नवमांश कुंडली के अंदर अष्टम भाव में भी जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ न कुछ अशुभता दिखा रहा है। अब इस नीच मंगल के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? यहाँ पे गुरु की दृष्टि नहीं है, सूर्य की नहीं है, शुक्र की नहीं है और बुध की भी नहीं है। इसका मतलब कि मंगल यहाँ पे नीच का है और उस जातक को अशुभ परिणाम दे रहा है, यानी कि कर्म के क्षेत्र में। तो जातक को अपने कर्म में नुकसान होगा, कई बार जातक को अड़चने आएगी और कई बार भारी नुकसान का भी योग बनता है। और दूसरा कि जो प्रॉपर्टी का जो कारक है शनि, वो इसका दसम घर में कर्क राशि में आया, जिसका राशि स्वामी चंद्रमा, यानी कि एक जल तत्व ग्रह चंद्रमा जो है वो आपका यहाँ पे बैठा है जन्म कुंडली के अंदर आपका सप्तम घर में, और नवमांश कुंडली में नीच का हो रहा है चंद्रमा। जो दशमेश है वो नवमांश में नीच का हो रहा है, यानी कि पत्नी आने के बाद भी जातक का भाग्य उदय हो, ये संभव नहीं है। यानी कि हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जातक का जीवन काफ़ी कठोर और तनावपूर्ण रहा है और तनावपूर्ण आगे भी होगा, लेकिन कुछ उपाय और कुछ दशाएं जातक के लाभ भी दे सकती है। तो यहाँ पे एक तो मंगल जो अशुभ ग्रह है वो 10वें घर में नीच का है, शनि जो है वो भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ रहा है, और चंद्रमा नवमांश में नीच का हो रहा है, वो भी हमारे लिए यानी कर्म का मालिक जो, क्योंकि अगर जातक के जीवन में अड़चने हैं और कर्म का मालिक अगर अच्छा बैठा है तो कहीं ना कहीं धन आता है, और धन आने के बाद हमें अच्छे लाभ होते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। दूसरा कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तम घर में जो विवाह का घर है, जो हमारे व्यापार का घर है, उसके घर में गुरु, चंद्रमा और केतु तीनों की युति बनी हुई है। अब ये जो तीनों ग्रह हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर, तीनों के तीनों जो ग्रह हैं वो डिग्रियों से हम देखेंगे कि या क्या ये सिर्फ युति है, या फिर ये दोष है, या फिर ये राजयोग है। तो यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा 25 डिग्री का भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र 8वें घर में है। गुरु यहाँ पे 21 डिग्री का भरणी नक्षत्र में है, और यहाँ पे जो केतु है वो 17 डिग्री का भरणी नक्षत्र में, तीनों के तीनों जो हैं वो शुक्र के भरणी नक्षत्र में हैं, जिसके कारण जातक को चोट लगना या जातक के साथ अहित होना इसका दोष बनता है। और तीनों के तीनों यहाँ पे होने से एक योग बनता है गुरु और चंद्रमा का, यहाँ पे जो है वो गज केसरी योग है। लेकिन गुरु इस जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह, जो छठे घर विवाह को काटने वाले घर का मालिक है, तो गुरु अगर यहाँ पे आ भी रहा है और गज केसरी योग बना भी रहा है तो हमें लाभ नहीं होगा। ये गुरु नवमांश में जाके फिर 8वें ही घर में जाके पड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई लाभ नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गुरु का जो राशि स्वामी है मंगल, वो नीच है, और यहाँ पे गुरु जो हैं जिसके नक्षत्र में है शुक्र के, वो शुक्र 8वें घर में है। यहाँ पे गुरु जो नवमांश कुंडली के अंदर 8वें घर में बैठा है, इसका जो नवमांश पति है वो भी यहाँ पे अपनी स्वराशि का जन्म कुंडली के अंदर बैठा है, कहीं ना कहीं अशुभ आपके 8वें घर में। तो हम कहेंगे कुल मिला के गज केसरी योग भी हमारे लिए कोई बड़ा सुख या सुखद समय लाए, ऐसा संभव नहीं है। तो गुरु यहाँ पे खराब हो रहा है। अब गुरु और केतु की यहाँ पे जो है वो गुरु चंडाल दोष भी बनता है। तो आइए इसको भी हम बारीकी से समझते हैं। देखिए गुरु और केतु का जब युति बन जाती है तो ये एक अगर डिग्रियों से करीब है, एक ही नक्षत्र में है, तो यानी कि दोनों का जो नक्षत्र स्वामी है, राशि स्वामी है, वो एक होगा। तो यहाँ पे दोनों का राशि स्वामी मंगल नीच का हो रहा है, जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह हैं और कर्म भाव में, जबकि सप्तम घर व्यापार का है, तो यहाँ पे नीच का होने से हमें अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। यहाँ पे यही राशि स्वामी हमारे लिए बहुत अशुभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पुष्कर नवमांश में जा रहा है। लेकिन 8वें घर में जो पुष्कर नवमांश में जा रहा है तो हमें कोई अच्छे लाभ मिलने के योग नहीं बन रहे हैं। पुष्कर नवमांश में है तो इसका मतलब ये होगा कि कभी न कभी देर सवेर हमें, ये सप्तम घर में बना है, तो व्यापार में या मैरिटल लाइफ में, दोनों में कभी ना कभी हमें एक बार अच्छा फ़ायदा जरूर दे देगा। जैसे व्यापार में आपको कोई ग्रोथ दे देगा, एक बार अच्छा व्यापार का सेटिंग कर देगा, या फिर मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारा शुक्र 8वें घर में पड़ा है, यहाँ पे अशुभ हो रहा है, हमारी शरीर को काट रहा है, वो नवमांश कुंडली में है तो राहु के साथ, परंतु मीन राशि में है, तो वो भी यहाँ पे पुष्कर नवमांश में है। तो पुष्कर नवमांश में होने से हमें यहाँ पे भी एक फ़ायदा मिल रहा है। तो यानी कि ये जो शुक्र है वो थोड़ा सा बुस्ट हो रहा है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जातक की हेल्थ
अच्छी हो जाएगी। दूसरा कि जातक का जो दाम्पत्य सुख है, जो वैवाहिक जीवन है, शुक्र वैवाहिक जीवनों का कारक है, वो कहीं ना कहीं देर सवेर अच्छा हो जाएगा, जो यहाँ पे गुरु केतु और चंद्रमा के कारण भंग हो रहा है। अगर हम इस चीज़ को नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, अब हम इतने फलादेश से ये तो ज़रूर सीख लिए है कि यहाँ पे जातक का जो है वो जीवन अड़चनों भरा है, साथ में जातक की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि जो हमें शुक्र का एक मजबूती आ रही है उसका हमें लाभ मिल रहा है। अब कर्म भी यहाँ पे थोड़ा सा खराब है, कर्म में सेटलमेंट है नहीं, क्योंकि शनि और मंगल की ये जो युति है ये अक्रांत योग कहलाती है। शनि 5 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में है, मंगल यहाँ पे 12 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में, दोनों का नक्षत्र स्वामी एक ही है। तो ये दोनों ये दिखाते हैं कि जातक को गाड़ियों से, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी मटेरियल से काफ़ी लाभ होने के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर जातक किसी और धंधे में जाता है तो थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। अगर जातक खेती का कारोबार करता है या अनाज, धान और ये जो आपके जनरल स्टोर्स है उसका काम करता है तो लाभ होता है। अगर जातक जो है वो कहीं ना कहीं सिंचाई का भी काम करता है तो भी लाभ होता है। इसको हम बारीकी से समझेंगे, दशमांश कुंडली के साथ समझेंगे, परंतु मैं थोड़ा सा हिंट इसलिए दे देता हूँ कि बीच में आपको जो है वो थोड़ा सा जो अगर डाउट हो तो वो भी निकल जाए। अब हम अगर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि लग्नेश का 8वें घर में जाना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि 8वां घर क्या है, कहीं ना कहीं विवाह में अड़चने भी पैदा करता है, क्योंकि 8वां घर जो है वो हमारे जीवन के अंदर अशुभ चीज़ों को दिखाता है और पत्नी आने के बाद भाग्य को भी दिखाता है। तो 8वें घर से भाग्य उदय भी होता है पत्नी आने के बाद, लेकिन वो तब होता है जब सप्तमेश अष्टम में जाएं, पंचमेश अष्टम में जाएं, तब हमें पत्नी आने के बाद भी लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे लग्नेश खुद जा रहा है तो वो रुग्ण या अब उसकी पत्नी रुग्ण आने के योग बनाता है। फिर यहाँ पे जो शुक्र है वो बुध के साथ जा रहा है। बुध द्विस्वभावीय ग्रहों का मालिक है, कहीं ना कहीं 2 मैरिज को दिखाता है। बुध नवमेश भी है, तो विवाह में 2 विवाह या कहीं ना कहीं विवाह को फेल करें या फिर डिले हो जाए यानी कि जैसे कि हम अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी जो विवाह की उम्र है हमारी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी 25 वर्ष से लेके 27 या फिर ये माने कि 30 वर्ष तक होती है। ऐसे समय में हमारे विवाह 33-35 वर्ष की आयु तक भी पहुंच जाता है। तो हमने ये चीज़ देखी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो नवमांश है ये मैरिज के लिए, हमारा जो भार्या कुंडली भी कहते हैं, मैरिज के लिए होती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को स्पेशली लेते हैं कि जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर सप्तम घर में गुरु, केतु और चंद्रमा बैठे। केतु का मतलब है भाग्य में लकीर खींच देना। अब केतु यहाँ पे आया है तो हमारी मैरिटल लाइफ को तनावपूर्ण करेगा। गुरु चंद्रमा आया तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को बूस्ट भी करने की कोशिश करेगा, परंतु गुरु एक छठे घर का मालिक है, एक अशुभ ग्रह है, ये हमें देखा है। और चंद्रमा जो है वो दशमेश है, जो मैरिटल लाइफ को कम ही सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नवमांश में जाते हैं तो केतु यहीं पे ही बैठा है और ये चंद्रमा नीच का हो रहा है, और मंगल जो है वो अष्टम घर में बैठा है। तो यानी कि कुल मिला के नवमांश में भी हमारी स्थितियाँ गड़बड़ा गई है। सप्तमेश मंगल जो है वो शुक्र की तुला राशि में है, तो इसका नवमांश पति अष्टम घर में बैठा है। तो कुल मिला के जो हमारा कैलकुलेशन हो रहा है कि मैरिटल लाइफ जातक की फेल होने का योग बनता है। हो सकता है जातक की एक मैरिज फेल हो, डिले मैरिज नहीं है। डिले मैरिज होती तो यहाँ पे क्या होता कि कहीं ना कहीं चंद्रमा या फिर गुरु जो है वो अच्छा नवमांश कुंडली में जगह को लेता, जिससे क्या होता कि मैरिटल लाइफ का दाग, खराब होने का दाग नहीं लगता। यहाँ पे जो नीच का हुआ है आपका चंद्रमा, ये दाग लगा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझना है। यहाँ पे ये जो गुरु भी 8वें घर में पड़ रहा है वो भी हमें दाग लगा रहा है। अगर दाग है यानी कि हमारे जो वैवाहिक जीवन में अगर कोई दाग लगना है तो कहीं ना कहीं जो सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह होंगे वो नवमांश में जाके 6, 8, 12 में जरूर बैठेंगे या नीच के हो जाएंगे। अगर हमें लेट मैरिज होनी है तो वो यहाँ पे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे जाके प्लेस हो जाएंगे, जिससे कि हमारा मैरिटल लाइफ में देरी हो गया, हमें देर आए दुरुस्त आए जैसा योग बन जाएगा। तो इस जातक का यहाँ पे मैरिटल लाइफ में तनाव का योग बन रहा है। सर्वाष्टक वर्ग में 23 पॉइंट है। अगर हम मंगल और यहाँ पे सप्तमेश मंगल को देखते हैं, केतु को देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे बैठे हुए गुरु और चंद्रमा को देखते हैं, इनके बल को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो मंगल है वो 157 यानी कि बहुत ताकतवर है। गुरु भी बहुत ताकतवर है। तो ये सारे ग्रह क्या हो रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट, यानी कि अच्छे नहीं कहेंगे, पावरफुल रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे साथ अहित भी होने का योग बनता है। तो हम यहाँ पे जो ये कह सकते हैं कि ग्रहों में ताकत है, जिसके कारण ये जो चाहेंगे वो घटना हमारे साथ घटित करके रहेंगे। तो ये भी हमने समझा है और देखा है।
अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि जातक के कर्म की। कर्म का निर्धारण कर्म कैसे करें। अगर हम जातक के यहाँ पे पिता से संबंधित भी बात करते हैं, क्योंकि पिता का जो मालिक है वो बुध है और पिता का जो कारक है वो सूर्य है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, ये 8वें घर में आ रहे हैं। और नवमांश कुंडली में जो सूर्य है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो वो मेष राशि में उच्च का होता है। उच्च का तो बहुत बढ़िया है, परंतु यहाँ पे 8वें घर में आ रहा है और इसका जो उच्च का हुआ है, परंतु इसका जो नवमांश पति है मेष राशि का जो मंगल है वो जन्म कुंडली में नीच का है। 10वें घर में शनि और मंगल का होने से कहीं ना कहीं हमारे पिता से संबंधित दिक्कतें या चोट लगने का, या पिता को कहीं ना कहीं आहत होने का, या हमें कह सकते हैं कि पिता की सेवा का मौका न मिले, या पिता से हमें सुख न मिले, या पिताजी जो है वो कच्ची उम्र में भी चले जाएं। इस तरह के भी दोष बनते हैं। अलग अलग चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ कि कई सारे लोग ये वीडियो देख के फलादेश जब करते हैं तो कहीं वो इस तरह का आंकलन न लगा लें कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो बोलता हूँ। हो सकता है कई बार देखते हैं हम किसी के पिता बीमार हो जाते हैं तो कई समय तक बीमार रहते हैं, या कई पिता से दूर हो जाते हैं नौकरी या काम धंधे के लिए, तो फिर उसके भी लेवल को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे बुध का अष्टम घर में जाना, साथ में पिता का कारक सूर्य का उच्च का होना, लेकिन इसका राशि स्वामी नीच का होना और शनि के साथ होना, कहीं ना कहीं पिता को हानि का भी योग बनता है। और अगर हम सर्वाष्टक वर्ग में जाते हैं तो यहाँ पे हम 18 पॉइंट देखते हैं जो दिखाता है कि हमारे नवम घर के अंदर पिता की हानि या पिता को कहीं ना कहीं अशुभता दिखा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पिता का हमारे ऊपर से जल्दी से हाथ जो है वो कम भी हो सकता है। तो आप इस जब भी ऐसे फलादेश करें तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं जातक के कर्म की, तो कर्म के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे D10 चार्ट लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमें कर्म का आसानी से पता चले। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें दशा को भी देखना चाहिए, कौन सी दशा चल रही है। यहाँ पे हम दशाओं में आते हैं तो यहाँ पे जातक को जो आज के समय 2019 से 2035 तक गुरु की दशा चलेगी। इससे पहले 2001 से 2019 तक राहु की है। तो हम दोनों दशाओं का आंकलन लगाते हैं, राहु कैसा परिणाम दिया है और गुरु ने कैसा परिणाम दिया है। तो देखिए, राहु जन्म कुंडली के अंदर लग्न में बैठा है। इसका राशि स्वामी जो है वो यहाँ पे अष्टम भाव में है। राहु जन्म कुंडली के अंदर स्वाति अपने ही नक्षत्र में है और ये यहाँ पे लग्न में बैठा है। राहु के ऊपर नीच के मंगल की दृष्टि है जो कर्म भाव में बैठा है, और मंगल जन्म कुंडली का अशुभ है। तो इसका मतलब कि राहु अपनी दशा अंतरदशा के अंदर अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि एक तो वो अष्टम घर से जुड़ गया है अपने राशि स्वामी के द्वारा। दूसरा कि इसके ऊपर जो दृष्टियां आ रही है, जैसे कि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है जो गुरु अशुभ है, लेकिन गुरु की दृष्टियां शुभ होती है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं चंद्रमा की भी दृष्टि है, चंद्रमा चतुर्थेश है, तो कर्म की दृष्टियाँ अच्छी है। तो इसका मतलब कि कर्म चलता रहेगा, लेकिन वो कर्म वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ पे हम और हर व्यक्ति चाहता है। जैसे कि मैं एक अच्छा कर्म करूँ और उससे ज़बरदस्त धन कमाऊँ, ये कर्म जो है वो वहाँ तक पहुँच सकता है कि भाई मैं अपना जीवन यापन या गुजारा कर सकता हूँ। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो है वो आपका राहु यहाँ पे क्या कर रहा है कि मंगल की एक क्रूर दृष्टि आ रही है, चौथी दृष्टि नीच के मंगल की दृष्टि है, तो काफ़ी बुरी है। और मंगल जब शनि साथ में है और दोनों का नक्षत्र स्वामी एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दृष्टि सम्मिलित है। तो ऐसी सम्मिलित दृष्टि अंगारक और पितृ दोष भी बना सकती है, तो जातक के साथ एक अशुभ होने का योग बनती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो राहु है वो दशमांश कुंडली में कहाँ गया है। राहु दशमांश कुंडली में मीन राशि में गया है और मीन राशि 12वें घर में आ रही है। शुक्र यहाँ पे जो है उच्च का है। देखिए, शुक्र ने ग्रोथ पकड़ी है नवमांश में भी और दशमांश में भी, जिससे कि वो देर सवेर मैरिटल लाइफ को भी मजबूत करेगा और देर सवेर कर्म को भी मजबूत करेगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शुक्र ही करेगा, यानी इस जन्म कुंडली का लग्नेश ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस जातक को अगर कोई रत्न पहनना हो पड़े तो वो शुक्र का रत्न पहने। जब कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो लग्नेश 8वें घर में है तो हम उसका रत्न पहनना नहीं पसंद करते, या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं उसे मना कर देते हैं। परंतु नवमांश और दशमांश में देखोगे तो शुक्र ने ही इसे बूस्ट किया है और शुक्र जो है वो फिर से जातक को लेके आया है, यानी कि एक अच्छी जगहों पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शुक्र का रत्न इस जातक को लाभ देगा। अब दशमांश कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शुक्र और राहु 12वें घर में, तो राहु जब 12वें घर में है तो हम ये कह सकते हैं कि राहु की जो दशा चली है वो कह रहा है कि तुम घर से बाहर जाके गंवाओ। अगर आपको राहु का लाभ लेना है
घर पे रहोगे, जैसे कि घर का मतलब ये नहीं घर पे कि मतलब आपका जो होम टाउन है, आपका जो एक स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर राजस्थान का है या कोई व्यक्ति दिल्ली का है, अगर उस जैसे ये कोई जैसे ये जो कुंडली है ये कोई दिल्ली वाले व्यक्ति की है, ये जानिए कि ये व्यक्ति दिल्ली का है, तो अगर वो दिल्ली में ही है तो फिर उसको लाभ नहीं देगा राहु अपनी दशा में। फिर कहेगा कि यार मेरे तो बहुत अच्छा ग्रह है लेकिन मुझे लाभ क्यों नहीं, क्योंकि वो दशमांश में 12वें घर में बैठा है। इसका मतलब अगर आपको राहु के कुछ भी लाभ लेने हैं, अब राहु जन्म कुंडली में थोड़ा सा पिट जरूर रहा है, लेकिन गुरु और चंद्रमा के गज केसरी योग की दृष्टि भी है, तो राहु हो सकता है इसको बहुत अच्छा लाभ दे। तो उस केस में राहु घर से बाहर जाने पे लाभ देगा। अब घर पे ही रह रहा है तो जातक को फिर लाभ होने मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट यही है कि अगर वो जातक घर से बाहर जाएगा तो राहु की दशा लाभ है, नहीं जाएगा तो हानि होगी। तो इस जातक ने घर पे ही रहे हैं तो काफ़ी अच्छा नहीं गया है राहु की दशा, बस एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ठीक है। और क्यों ठीक है, क्योंकि वो राहु शुक्र के साथ है दशमांश कुंडली में, तो खर्चे निकाल सकता है, इन्वेस्टमेंट ला सकता है और एक तरह से थोड़ा सा बूस्ट कर सकता है लाभ को। अब अगर हम दशमांश कुंडली में बाकी ग्रहों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दशमेश जो चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि में भाग्य स्थान में बैठा, तो इसका मतलब है कि जातक को बार बार मौके जरूर मिलेंगे, यानी कि ये काम छोड़ दिया, नहीं चला तो दूसरा पकड़ो, दूसरा नहीं चला तो तीसरा पकड़ो, ऐसे करके जातक को बार बार मौके जरूर मिलेंगे। ऐसा विधि का विधान है और इस कुंडली में लिखा है, ऐसा होगा ही होगा। कई बार हम देखते हैं कई लोग कई सारे धंधे लाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, फिर नए लेते हैं, फिर अच्छा करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका जो दशमेश है वो दशमांश कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा होता है तब, और वहाँ पे भी धनु राशि में बैठा है जो काफ़ी अच्छा है, कुल मिला के अच्छा होता है। लेकिन ये जो मंगल है ये इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। ये मंगल ने इस कुंडली को खा ही लिया है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे कि मंगल लगन में नीच का हुआ, दसमा और नवमांश में भी जातक के, यानी कि हम देखते हैं तो यानी कि यहाँ पे नवमांश में भी मंगल 8वें घर में गया है, दशमांश कुंडली में भी मंगल जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं तो नीच का हुआ है। तो मंगल ने इस जातक को थोड़ा सा खा ही लिया है कुल मिला के, क्योंकि मंगल यहाँ पे चतुर्थ घर सुख स्थान में नीच का हुआ। तो इस जातक को सबसे अधिक उपाय मंगल के करने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है मंगल के लिए बगलामुखी मंत्र या फिर जो है वो नरसिंह मंत्र का जाप करना चाहिए, मंगल की वस्तुओं को दान करना चाहिए, मंगल के जो बीज मंत्र है संपूर्ण बीज मंत्र करने चाहिए। मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा माइक से सही नहीं जाए, लेकिन आप इसे इंटरनेट पे देख के अच्छे से इसको करिए, बहुत अधिक लाभ रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। दूसरा कि ये मंगल जो है वहाँ पे शनि के साथ था, अब ये दशमांश कुंडली में शनि भी यहाँ पे 1 नंबर राशि नीच का हो गया। कितना बुरा हुआ है व्यक्ति के साथ, क्योंकि यहाँ पे मंगल और शनि नीच का होने से क्या हुआ है कि सुख भी नहीं मिलेगा, और कर्म यानी कि ये लग्न जो लग्नेश होता है दशमांश का, वो क्या होता है कि एक तरह से बिजनेस व्यापार का एक स्तंभ, जैसे लग्नेश हमारा पूरा शरीर और हम है, तो वैसे ही व्यापार और व्यापार का पूरा आवरण जो है वो दशमांश कुंडली का दशमेश लग्नेश होता है। वहाँ पे ही शनि नीच का है, और उसका जो लग्नेश जो है वो स्वयं भी नीच का है। लगन कुंडली में भी मंगल नीच का है, शनि जो है वो कहीं ना कहीं कर्क राशि में बहुत ही बुरा ही होता है। तो कुल मिला के ये दशमांश कुंडली हमारी पिट से गई है। ये जो गुरु यहाँ पे गज केसरी योग में गया है वो वृश्चिक राशि के अंदर गया है और 8वें घर में गया है। अब कितना बुरा हुआ है, वृश्चिक राशि और 8वें घर में। वृश्चिक राशि क्या है तो इसकी मित्र राशि, परंतु 8वें घर में गया है, और अब 8वां घर बुरा है, परंतु यहाँ पे गुरु जो है वो जिसके राशि स्वामी में है वो राशि स्वामी लगन में और दशमांश में दोनों जगह नीचे से है, यानी कि नीच वर्गोत्तमी कह सकते हो आप इसे। अब इसके बुरा क्या होगा जातक का। और ये जो यहाँ पे केतु बैठा है जो व्यापार के घर में बैठा है, यहाँ पे ये कन्या राशि के अंदर 6ठे घर में, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी और नौकरी ज़्यादा सूट करती है। यहाँ पे व्यापार के अंदर गड़बड़ ज़्यादा हो रही है। अब ये जो बुध है वो थोड़ा सा मजबूत जरूर आ रहा है बेचारा, यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर में तो पड़ा था, लेकिन यहाँ पे लाभ घर में है नवमांश में, और यहाँ पे दसम घर में है। तो बुध यहाँ पे अच्छा, यानी कि इसको कमीशन मार्केटिंग नौकरी काफ़ी अच्छी सूट करती है। फिर भी अगर ये व्यक्ति कोई धंधा करता है, अब नीच के मंगल को लेके, शनि के नीच के शनि को लेके कोई भी अगर व्यापार करता है, तो इस व्यक्ति के लिए हम एक चीज़ कहेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी या गाड़ियों से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करे, और कभी भी अपने व्यापार में ये रिस्क कभी ना लेके, एक तो पार्टनरशिप कभी भी नहीं फलेगी, कभी लाभ नहीं देगी। हो सकता है कि ये पार्टनरशिप डाले और 2 साल अच्छी चले, क्योंकि कोई भी व्यापार के अंदर 1-2 साल का आंकलन नहीं होता है, पूरा एक लंबा पीरियड होता है 10-12 साल का।
तो हो सकता है कि व्यापार में पार्टनरशिप एक बार अच्छी चले, लेकिन बाद में पार्टनर ज़रूर धोखा देंगे। दूसरी बात कि इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन संबंधी चीज़ें, गाड़ी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स वो बहुत अच्छे लाभ देंगे, क्योंकि मंगल और शनि के कारक हैं। कहीं ना कहीं 8वें घर में बैठे हुए शुक्र के कारक है, जो शुक्र बूस्ट कर रहा है। और हो सके तो इस व्यक्ति को मैं ये कहूँगा कि अपने घर से दूर जाके व्यापार करे, वो लाभ होगा। या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करे, या बाहर से कोई सामान आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का व्यक्ति है, तो हो सकता है कि सामान बाहर से मंगाए, जैसे कि कलकत्ता से या फिर बॉम्बे से या राजस्थान से, ऐसी दूर की जगहों पे माल लाए, वहीं पे भेजे, तो इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। क्योंकि इसका दशमांश कुंडली के अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12वें घर के अंदर मीन राशि में शुक्र और राहु दोनों उच्च के हैं, तो ऑटोमोबाइल का काम इसको सूट करता है। कपड़ों का भी काम सूट कर सकता है, लेकिन वो इतना लाभ नहीं देगा, दिक्कत देगा बाद में। लेकिन हम ये कहेंगे कि इसे अभी ये काम बहुत अच्छा सूट कर जाएगा। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि व्यापार में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। किसी को भी उधार देना हो तो अपनी जो हैसियत अपना कि भाई हम इतना ही नुकसान खा सकते हैं, इतना ही कार्य करेंगे, उतना ही विश्वास करें, उतना ही उधार दें। नहीं तो इस कुंडली में पैसा अगर डूबा है तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि दशमांश कुंडली के चतुर्थ घर में जो उधार होती है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, और वो वहाँ पे मंगल नीच का है, तो इसका मतलब है वो डूब जाएगा। 100% लोग पैसा खा के बैठ जाएंगे, नहीं देंगे, और चाहे वो कुछ भी कर ले। ये हमारे साथ अशुभ हो रहा है। दूसरा कि अगर हम इसकी दशा को देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दशा को देखते हैं, तो हमने राहु की दशा को देखा था, अच्छी नहीं है। गुरु की दशा को देखते हैं तो गुरु क्या रिजल्ट दे रहा है, तो यानी कि गुरु को पकड़ते हैं हम। गुरु जन्म कुंडली के अंदर हमने एनालिसिस किया है कि गुरु यहाँ पे जो हैं वो जातक के मेष राशि में बैठा है, जो दशमांश कुंडली में 8वें घर में है। तो ये व्यापार से संबंधित तनाव, चिंताएं, अप्रिय घटनाएं, व्यापार में पैसा फंसना, व्यापार में प्रॉपर्टी का बिकना, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो अब हमें क्या करना है कि सोच समझ के कार्य करना है। जैसे कि हमने बताया है कि भूगर्भ से निकलने वाला, 8वां घर क्या है, भूगर्भ से निकलने वाली चीज़ें, या फिर जैसे कि 8वें घर से और 7वें घर से हम ये भी आंकलन लगाते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पार्ट्स होते हैं, या फिर हार्डवेयर सैनिटरी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम घर में काम आने वाली टाइल्स हैं, और ये जो अपने पाइप फिटिंग की सामान है, बाथ फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग के सामान है, ये हमें काफ़ी लाभ देते हैं। तो ये कारोबार अगर करता है, गुरु के कारोबार नहीं है, परंतु 8वें घर के हैं, और 8वें घर का मालिक नीच का हुआ है, चौथे घर में बैठा है। तो नीच का हुआ है जो हुआ है, लेकिन चौथे घर का मतलब है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ कारोबार उठा लेते हैं, जिससे हमें लाभ हो। अब हमें यही देखना है कि हमें पैसा जो है वो ये तरीके से लगाना है, जेन्युइन कस्टमर्स को जो है सामान देना है। ऐसे नहीं कि जो लोग मार्केट में फेल हो चुके हैं उनको सामान नहीं देना है, और ये सोच समझ के देना कि मेरा काम जो है वो थोड़ा बाहर से जुड़ जाए तो हमें लाभ होगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 धंधे करने चाहिए, क्योंकि इनके 8वें घर में बुध है और दशमांश में बुध है। बुध 2 चीज़ों को दिखाता है। 2 धंधे करने चाहिए, जिससे कि इसका एक धंधा थोड़ा सा गड़बड़ रहे तो एक धंधा बूस्ट कर जाए। तो ऐसी कुंडलियों में इतना पैसा होता नहीं है, परंतु फिर भी अगर जातक ऐसे 2 धंधे करता है तो उसको लाभ होता है। अगर इस जातक को कोई रत्न पहनना है तो शुक्र का रत्न ओपल पहनना चाहिए, काल सर्प की पूजा करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस कुंडली के अंदर मंगल के भी दान करना और मंगल की भी पूजा करना, जैसे कि बगलामुखी मंत्र करना, बगलामुखी शांति करवाना, और नरसिंह मंत्र करना, ये सब चीज़ें लाभ देती है। राहु को लग्न में बैठा है तो गले में एक चांदी की चेन पहने, और उसके अंदर एक गोल जो है वो चांदी का सिक्का पहन लीजिए। उसमें अगर हनुमान जी हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। काल सर्प की पूजा जहाँ तक करवा ही सकता है, बहुत ही बढ़िया। काल सर्प यंत्र और लाएं और उसे अपनी दुकान में, फैक्ट्री में, अपने घर में जरूर लगाएं, जिससे कि आपको लाभ हो। गुरु की दशा तनावपूर्ण है, व्यापारिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी तनावपूर्ण रहेगी जब व्यापार में तनाव है तो इसलिए हमें क्या करना है कि गुरु के भी दान करने चाहिए। गुरु लगन सप्तम घर में बैठा है, तो हमें चने की दाल, लड्डू, ये सब करने चाहिए। और गुरु अशुभ है तो इसके लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए। 27 गुरुवार किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में या तो 5 बेसन के लड्डू बूंदी वाले, या फिर 5 केले लगातार 27 बार एक मनोकामना के साथ जो है वो चढ़ा देने चाहिए, जिससे कि हमारे को इस अशुभ गुरु के परिणाम जो हैं वो कम हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारे को इस दशा का लाभ मिल जाए। तो आज का ये जो वीडियो था, इसमें हमने बाकी सारी चीज़ों को लिया, सर्वाष्टक वर्ग में भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो सभी चीज़ों से हमने ये आंकलन लगाया है कि जातक का जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण है, वो उसकी कुंडली के काफ़ी अशुभ दोषों के कारण हुआ है।
लेकिन हम ये चीज़ कहेंगे कि इसका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। इसमें शनि की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। नीच का जरूर है शनि दशमांश में, फिर भी अगर जो हम काम बताते हैं उस काम से संबंधित जुड़े हुए काम करता है तो जातक को लाभ होगा। गुरु की दशा में भी लाभ होगा अगर वो ये उपाय करता है तो। इसके लिए बहुत सारे यंत्र भी होते हैं, कुछ मंत्र भी होते हैं जिनको हम समय समय के अकॉर्डिंग फलित करें तो लाभ भी होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।